नमस्कार मत्स्य पालक और मत्स्य कृषक भाइयों, मेरा नाम भारतेंदु जायसवाल है। मैं मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में कन्या व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन के संबंध में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि अब आप सब लोग जानते हैं कि आजकल एक नई तकनीक आई हुई है जिसके माध्यम से उनका नाम है बायोफ्लॉक के विधि से मछली पालन। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन है क्या, असल में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा से कि जैसे कि आप तालाब में मछली पालन करते हैं तो वहाँ जो अमोनिया निकलता है और उसका कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और जो हमें पानी का जो समस्या होती है मतलब कि वाटर एक्सचेंज का, तो ये दो चीज़ जो है बायोफ्लॉक टैंक में आप आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हैं। पहला चीज़ है कि मछली जो खाना खाती है, खाना खाने के बाद जो उसका वो जो बचा हुआ फीड होता है और उनके मल मूत्र से जो अमोनिया का निर्माण होता है, तो इस तरह से कैसे इसको कम करें और पानी का जो एक्सचेंज है उसको कितना हम कम कर सकते हैं, ये दो को ध्यान में रख के बायोफ्लॉक टैंक के बारे में, बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है। इस विधि में सबसे पहले क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि बायोफ्लॉक है क्या। बायोफ्लॉक जैसे कि दो शब्दों से मिलके बना है, बायो और फ्लॉक। बायो मीन्स जीवित और फ्लॉक मीन्स जट्ठर। ये क्या है कि जब आप देखेंगे ये कार्बनिक और अकार्बनिक मिक्सचर है जिसमें कि आपको फंगस और ये बैक्टीरिया, फंगस और अलगी एक तरह के होते हैं, और फिर दूसरे तरह के और भी उसमें कुछ चीज़ मिले होते हैं, प्लैंकटन वगैरह भी होते हैं। ये सब मिक्सचर जब मिलता है तब एक तरह से फ्लॉक का निर्माण होता है जिसको कि जट्ठर बोलते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स की तरह होता है, वो लसलसा टाइप से होता है और जनरली भूरे कलर का होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा 25 से लेके 50% तक होता है, और ये मछलियों के लिए बेहतरीन भोजन का व्यवस्था करता है। तो इस विधि में क्या होता है, सर्वप्रथम जैसे कि इस विधि को बोला गया है नया नीली क्रांति बोला गया है। इसमें कम पानी में छोटे से टैंक में ज़्यादा मछली डालकर मछली पालन करते हैं और उसमें फ्लॉक का निर्माण होता है, और इस फ्लॉक को मछली भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है। तो इस विधि में होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं मत्स्य पालक भाइयों कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा टैंक का निर्माण करना पड़ेगा जो 15,000 लीटर के आसपास का होता है, और ये 4 मीटर डाया का होता है। डायामीटर मैंने उसका व्यास जो है 4 मीटर होता है, और हाइट लगभग 1.2 से 1.5 मीटर की और होता है। तो इसमें आपको जनरली 15,000 लीटर पानी का कैपेसिटी होता है, और आप इसमें 10,000 से 12,000 लीटर तक पानी डाल के, और इस छोटे से टैंक में आप कम से कम 1,000 से लेके 5,000 7,000 तक मछली का बच्चा विभिन्न प्रजातियों का उसमें डालकर आप उसकी खेती कर सकते हैं। और इस विधि में सबसे पहले जो निर्माण करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले जो ज़रूरत होती है कि टैंक बनाना है, तो टैंक बनाने के लिए जो सामान का इस्तेमाल किया जाता है वो है, सबसे पहले आपको एक तारपोलिन की ज़रूरत होती है, दूसरा लोहे की जाल की ज़रूरत होती है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसके ऊपर हम तारपोलिन लगाते हैं। तो सर्वप्रथम ये 3 चीज़ लगाते हैं। 3 चीज़ को लगाकर और ईंट और बालू का इस्तेमाल करके हम एक 4 मीटर के व्यास का ये बायोफ्लॉक टैंक का निर्माण करते हैं। और इस निर्माण में हमें ये भी देखना पड़ता है कि पानी के निकासी की भी व्यवस्था करनी पड़ती है जिसको सेंट्रल ड्रेन बोलते हैं। इसको आपको यहाँ से बीच में से लगभग 3 इंच के पाइप के माध्यम से आपको हर एक टैंक से पानी बाहर की ओर निकालने की व्यवस्था की जाती है जिसे सेंट्रल ड्रेन बोलते हैं।
तो इस तरह से आपका टैंक निर्माण करने के लिए ये जनरली ये 3-4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जब आप टैंक का निर्माण कर लेते हैं तो हर एक टैंक से जो पानी बाहर निकालने के लिए जो सेंट्रल ड्रेन बनाया जाता है तो उसको फिर एक चैम्बर से जोड़ा जाता है, जिसमें कि जितना भी टैंक आपने लगाया है उसका सेंट्रल ड्रेन जो है उसका पाइप जो है जो जनरली 3 इंच का व्यास में होता है उसको आप चैम्बर से जोड़ते हैं। और जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ती है कि पानी हमें निकालना है तो हम इस तरह से यहाँ से पानी निकाल सकते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि अब आपका टैंक तैयार हो गया। टैंक तैयार होने के बाद फिर इसमें कुछ इक्विपमेंट्स यंत्र वगैरह लगाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए आपको ब्लोअर का सिस्टम लगाना होगा, और ये ब्लोअर जो है जनरली अगर आप 5 टैंक का कर रहे हैं तो 1 HP का 2 ब्लोअर आपको लगाना चाहिए। तो ये आपको पानी में ऑक्सीजन देने का काम करता है। और इसमें आप दोस्तों जानते हैं कि इसमें हमेशा हमें 24 घंटे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ते रहती है। तो इस तरह से जो अब हमारा टैंक तैयार हो जाएगा और इसमें कुछ PVC पाइप्स की ज़रूरत होती है, और फिर आपको कम से कम अगर आप 5 टैंक करते हैं तो 3 HP या 2 HP का आपको बोरिंग भी करवाना पड़ता है। तो इस तरह से जो इसको आपको बायोफ्लॉक के विधि से मछली पालन करने के लिए जो आपका सेटअप तैयार होगा उसमें सबसे पहले टैंक की तैयारी, टैंक आपके द्वारा तैयार कर लिया गया है, और उसके बाद फिर उसमें एरेशन का सिस्टम लगाना, वो भी अब आप जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये लगाने के बाद अब आपका सिस्टम जो है बिल्कुल तैयार है। तो अब थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ कि इस विधि में होता क्या है। जब आपका टैंक तैयार हो गया तो आप टैंक में मछली डालते हैं। तो मछली डालने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे जब आप मछली डालते हैं उसमें तो मछली को आप खाना भी खिलाते हैं। खाना जब मछली खाती है तो उससे क्या होता है कि जो भी आपका बचा हुआ फीड है वो पानी में जाता है, और मछली जो खाना खाने के बाद मल मूत्र का त्याग करती है वो भी पानी में जाता है। इससे क्या होता है कि पानी में फिर से प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगती है, और ये सारे जो बचे हुए चीज़ है बाद में अमोनिया का निर्माण करता है। और अमोनिया जैसे कि आप जानते हैं कि एक जहरीली गैस है। तो इस तरह से पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस सिस्टम में क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। जो बैक्टीरिया क्या करता है कि अमोनिया को, जो उससे निकलने वाले प्रोटीन से जो अमोनिया बनता है उसको डायरेक्ट ये कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में, जो कि मछली का फिर से खाना खाने में इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस विधि में एक्चुअली जो भी चीज़ बचता है उसको रिसाइकल करके पुनः चक्रित करके आप फिर से उसे खाने के रूप में मछली का भोजन तैयार कर देते हैं। और ये भोजन तैयार होता है बायोफ्लॉक के द्वारा, जिसमें कि आपको बायोफ्लॉक जो है पहले भी मैंने बताया, फिर एक बार क्लियर कर दूं। बायोफ्लॉक जो है ये बैक्टीरिया, फंगस और अलगी और प्लैंकटन और बहुत सारे अकार्बनिक चीज़ों का ये मिश्रण है, जो कि देखने में आपको एक लसलसा और वो एक जट्ठर की तरह लगता है। तो इसे ही बोलते हैं बायोफ्लॉक। और बायोफ्लॉक टैंक का मतलब है कि जिस टैंक में आप खेती कर रहे हैं उसे बोलते हैं बायोफ्लॉक टैंक। तो अब इस टैंक में आपको मछली पालन करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, चूँकि ऐसे जगहों के लिए बनाई गई कि जहाँ पे पानी का मतलब कि कम पानी जहाँ मिलता है वहाँ पे ये काम पहले से हो रहा है। अब अपने यहाँ भी ये थोड़ा सा चर्चा में आया है, और पिछले सालों से इसके बारे में सरकार ने भी कुछ अपनी स्कीम्स चलाए हैं, लोगों में जागरूकता फैलाए हैं, जिसके चलते बायोफ्लॉक टैंक में मछली पालन करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। तो इसका मेन मकसद ये है कि बायोफ्लॉक का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें इसमें मछली पालन करना चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप जो है मछली की निगरानी एकदम सामने में कर सकते हैं। डेली आप मछली को देख सकते हैं,
उसके बाद इसमें पैसा भी कम लगता है, एक सेटअप छोटे से में आपका तैयार हो जाता है और कम जगह से अच्छा उत्पादन आप लेके पैसा कमा सकते हैं। और उसमें जो है कि मछली पालन आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि सामने में हो रहा है तो आप सारे चीज़ को अगर मैनेज करते हैं तो अच्छे तरीके से आप उसमें कर सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें पानी को भी बहुत कम बदला जाता है, मतलब 10 दिन 15 दिन पे 5 से 10% पानी बदलने की आवश्यकता होती है। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसके चलते बायोफ्लॉक टैंक से हमें मछली पालन करने के लिए कि आप जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि जो अमोनिया होता है उसको प्रोटीन में बदल देते हैं और ये प्रोटीन जो होता है मछलियों के भोजन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप तालाब में जो भोजन डालते हैं तो आपको कम्प्लीटली भोजन पे निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आपका रिसाइकल होने से आपको फिर से जो बचा हुआ खाना है वो, और जो मछली के मलमूत्र से जो हमें प्रोटीन और अमोनिया मिलता है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है खाने योग्य प्रोटीन में। तो यहाँ पे मछली का फीड भी आपको कम लगता है, यानी भोजन कम देना पड़ता है। तो इस विधि में अभी आपको हमने बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों है और ये मछली पालन में ये टैंक निर्माण कैसे होता है। तो टैंक निर्माण के लिए जैसे पहले भी बताया वो आपको यही 3-4 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और जब टैंक का निर्माण हो जाता है तो कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि इसमें आपको बार बार चूने का इस्तेमाल होगा, मोलासेज का इस्तेमाल होगा, नमक का इस्तेमाल होगा। नमक में आयोडीन नमक नहीं चाहिए, अगर सेंधा नमक मिलता है वो, और जो समुद्र से निकाला गया बिना प्रोसेस्ड जिसको रॉ सॉल्ट बोलते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिर आपको पानी के जांच के लिए भी जितने तरह का मतलब कि सामान होता है, किट वगैरह होते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और फिर प्रोबायोटिक्स की भी आवश्यकता पड़ती है जो कि आपको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के रूप में डालना होता है आपको अपने टैंक में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जब आप अपने शेड बनाते हैं तो शेड बनाने के लिए भी शेड का मटेरियल चाहिए, और बोरिंग के लिए आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसमें टैंक में लगाना पड़ता है, और इसके बाद अब आपका मछली पालन तैयार होगा। तो अब इसमें यह है कि आपको 1-2 बातें सोचने की ज़रूरत है कि इसमें किस तरह का मछली पालन हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चूँकि छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा मतलब हाई डेंसिटी में हम मछली का पालन करते हैं, तो हम वैसे मछली को इसमें जल्दी नहीं डाल सकते हैं जो कि मतलब कि 1 किलो और 2 किलो की साइज़ की मछली होके और बाज़ार में बिकती है और अच्छा दाम मिलता है। इसमें जैसे कि सबसे पहले जो वायुश्वासी मछली बोलते हैं, मतलब जो हवा से सांस लेने वाली मछली होती है, पहले उसको हम लोग ध्यान करते हैं। हवा से सांस लेने वाली मछली कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग रोहू, कतला, नैनी ये पालते हैं, ये गलफड़े से सांस लेती है और पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसी को वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर ये चाहे कि हम हवा से सांस ले तो ये हवा से सांस नहीं ले सकती। लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी है जिसे भगवान ने वो अंग दिया है, चूँकि ऐसी मछलियाँ वो चौर वगैरह में, दलदल वगैरह में रहती है जहाँ की ऑक्सीजन 3 ppm से भी काफ़ी कम होता है। नॉर्मल कंडीशन में मछलियाँ जो है 3 ppm से नीचे जाने पर, ऑक्सीजन कम होने पर मछलियाँ मर जाती हैं, मर सकती है या मर जाती है। तो लेकिन ये मछलियाँ जो होती है ये कम ऑक्सीजन पे भी ज़िंदा रहती है। तो ऐसे मछलियों का चयन करना चाहिए इसमें कि जो कि छोटे साइज़ में भी उसका दाम अच्छा मिलता हो और साथ में उसे ऑक्सीजन की भी उतनी रिक्वायरमेंट ना हो। तो ऐसे के लिए जो प्रजाति का हम लोग चयन करते हैं, तो इस प्रजाति के चयन में सबसे पहले नाम आता है देसी मांगुर का, फिर देसी सिंघी का, और फिर कुछ कवई वगैरह है, और भी स्पेसीज है जिसको चन्ना और मरेल्स वगैरह बोलते हैं। और साथ में हम लोग चाहे तो रोहू, कतला, नैनी ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन सबका डालने का अपना अपना संख्या में अंतर हो जाएगा।
जैसे आप सिंघी, मांगुर ये सब चाहे तो 10,000 लीटर टैंक में 5,000 मिनिमम से लेके 8,000 9,000 तक 10,000 तक भी आप बच्चा डाल सकते हैं साइज़ के अनुसार। और लेकिन जब यही बात हम कहेंगे रोहू, कतला और इसके बारे में, कॉमन कार्प के बारे में, तो ये 1000 से 1200 बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। और जनरली मछलियाँ 1.5 इंच से लेके 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच की हो तो अच्छा है। तो इसमें इस विधि से इस प्रजाति पंगेसियस एक मछली है, उसको भी आप 2000 से 2500 प्रति 10,000 लीटर में 3 से 4 इंच का बच्चा डाल सकते हैं। फिर कुछ लोग तिलापिया भी करते हैं। तो ये सारी स्पेसीज है जो कि आप इसमें बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन में करते हैं। तो इस विधि में आप क्या करते हैं कि ज़्यादा संख्या में मछली डालकर और कम टाइम में, जैसे कि 4 से 6 महीना में वो मछली आपको खाने योग्य हो जाती है। और ये माना जाता है कि एक टैंक से हम 4 से 5 महीने में 400 से 450 किलो मछली का उत्पादन ले सकते हैं। और इस तरह से हम चाहें तो 2 सीजन में, मतलब कि 5-5 महीने के 2 सीजन में हम मछली ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक टैंक हमने लगाया हुआ है तो एक छोटे से जगह से साल भर में 9 क्विंटल मछली तक हम ले सकते हैं। तो इसीलिए लोग आजकल इसके प्रति थोड़ा सा मतलब कि झुकाव बढ़ा है। लेकिन इसमें भी जो अभी जो दिक्कतें आ रही है, अभी क्या है कि लोग ज़मीनी लेवल पे अभी तक लोग बायोफ्लॉक को समझ नहीं पाए हैं, उसको कैसे मेंटेन करना है ये भी नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से सरकार की नज़र इस पे है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ स्कीम्स वगैरह चलाए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसा आएगा कि धीरे धीरे लोग जैसे मछली पालन में आगे बढ़े उसी तरह इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें है कि अब आपको ध्यान क्या देना है। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि आपको जो पानी है, पानी को तैयार करना पड़ता है। मछली डालने से पहले आपको पानी की तैयारी होनी चाहिए। और कहीं कहीं लोग मछली डालने के बाद भी पानी की तैयारी करते हैं। तो मछली जब लाया जाता है तो उसको सर्वप्रथम ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि उसका परिवहन अच्छे से हो, जिससे कि आपको अच्छे किस्म की और बढ़िया मछली मिले। तो कोशिश कीजिए कि जब मछली आए तो उसको सबसे पहले साइज़ के हिसाब से, स्पेसीज के हिसाब से, प्रजाति के हिसाब से उसको अलग कर लें और तब जाके अलग अलग टैंक में कोशिश करें कि अलग अलग प्रजाति की मछली को पालें। तो इसको पृथकीकरण बोलते हैं कि कोई भी मछली आया तो साइज़ के हिसाब से और प्रजाति के हिसाब से छांट के उसको उसमें डालना। डालने से पहले हो तो उसकी जांच जरूर कर ले, मतलब कि उसको पहले तापमान का जो नियंत्रण होता है पानी का वो कर लें कि डालने वाले पानी में और जिस पानी में आया है दोनों का टेम्परेचर एक हो जाए। तो इसके करने के बाद थोड़ा सा मछली को हो तो पोटासियम परमैंगनेट के घोल से नहलाने के बाद तब इसको तालाब में आपको डालना चाहिए। और तालाब में जब हम डालते हैं तो उनको 12 घंटे से लेके 24 घंटे तक, पहले दिन आप समझ सकते हैं उनको खाना पीना नहीं दिया जाता है, उसको अगले दिन से खाना देना स्टार्ट करेंगे। तो अब है कि अभी हम बताना चाह रहे थे कि इसका पानी की तैयारी कैसे होगी। तो जैसे 10,000 लीटर पानी लेते हैं आप, तो उनको सर्वप्रथम उसमें पानी डालिए और पानी डालने के बाद जो आपका एरेशन के लिए उसमें, मतलब कि ऑक्सीजन उसमें बनाने के लिए जो भी आप पाइप का सप्लाई से उसमें दिए हुए हैं, उसको आप कम से कम 24 घंटे के लिए उसमें ऑक्सीजन चलाइए। और 24 घंटे जब, और ऑक्सीजन एक बार जब चल गया तो अब इसको पूरे सीजन बंद नहीं करना है कभी भी बीच में। तो अब क्या करना है कि उसमें आपको 24 घंटा जब एरेशन हो गया उसके बाद उसमें हमें नमक मिलाना है। 10,000 लीटर में 17 किलो के आसपास नमक डालना है। और नमक को ऐसे डालना है कि नमक का थोड़ा सा पहले हल्का घोल बनाते हुए उसमें टैंक में चारों तरफ उसको छिड़क देना। इसके बाद जो है आपको 3 घंटे के बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 600 ग्राम के आसपास डालना है। और
अगर इसके बाद लगता है कि पीएच हमें चेक करना चाहिए, पीएच अगर कम हो तो फिर बुझा हुआ चूने का इस्तेमाल करेंगे। और फिर जब ये अगर पीएच बढ़ जाए तो मोलासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से जब आप एरेशन कर दिए 24 घंटे, फिर उसमें चूना डाल दिए, ये नमक डाले, चूना डाले, और इसको डालने के बाद हमें इसमें 10,000 लीटर में 1.5 लीटर मोलासेस डाला जाता है, और 1.5 लीटर मोलासेस को पानी में घोल के उसको मिला के चारों तरफ डालना है। अब फिर से पीएच चेक करना है मोलासेस डालने के बाद। अगर पीएच 7 से नीचे जा रहा है तो 250 ग्राम आपको कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करेंगे, और अगर पीएच 8 से ऊपर जा रहा है, 8.5 9 के आसपास जा रहा है, तब फिर मोलासेस का इस्तेमाल करते हैं, लगभग आधा किलो के हिसाब से। और इस तरह से आपको पीएच चेक करते रहना है, और पीएच अगर 7 से 8 के बीच में आता है तब फिर पानी में आपको 1200 ml यानी 1.2 लीटर के आसपास प्रोबायोटिक्स को मिलाना होता है। जब ये मिलाते हैं तो अब ये पानी धीरे धीरे तैयार हो गया है, इसमें बैक्टीरिया की मात्रा समुचित हो गई है। अब आपकी उसमें मछली भी है, और मछली डालने के बाद जो अब उसको आप डेली जो खाना दे रहे हैं, तो जैसे ही उसको खाना दे रहे हैं तो खाना में जो मछली खाती है वो ठीक है, बाकी कुछ खाना नहीं भी खा पाती है, तो वो जाके नीचे बैठ जाएगा, और मछलियाँ जो मलमूत्र का त्याग करती है वो भी नीचे बैठेंगे। तो ये जो बचे हुए फीड है और उनका मलमूत्र के द्वारा जो त्याग किया हुआ है, तो इनके द्वारा दोनों तरफ से पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अमोनिया, जिससे कि अमोनिया का उत्पादन होता है। और इसी अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए हमें फिर से इसमें कार्बन की आवश्यकता पड़ती है, और ये बायोफ्लॉक सिस्टम जो आधारित है, एक्चुअली ये कार्बन और नाइट्रोजन के बैलेंस पे निर्भर करता है। तो एक आइडियल कंडीशन के लिए अगर आपका ये पूछा जाए कि आपको इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होना चाहिए, तो कम से कम 10 से 15 या थोड़ा ऊपर भी भाग कार्बन होना चाहिए और 1 भाग नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इसमें यही देखना है कि जो भी आपको नाइट्रोजन या अमोनिया मिलता है, तो उसके माध्यम से हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है डेली के हिसाब से कि आज हमारे में कितना नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आया है। तो इस नाइट्रोजन को कैलकुलेट करने के बाद तब हम उसमें फिर डेली के हिसाब से मोलासेस का इस्तेमाल करते हैं। जो मोलासेस जो क्या है, एक काली गुड़ बोलते हैं, इसको पानी में गर्म कर लीजिए, और ये जो है कार्बन का बहुत ही रिच सोर्स है, मतलब इसमें 24% कार्बन होता है। कभी कभार चीनी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो चीनी में अगर जल्दी से हमें बढ़ाना हो पानी में कार्बन की मात्रा, तो चीनी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चीनी में 40% कार्बन होते हैं। तो ये वास्तव में कार्बन और नाइट्रोजन के बैलेंस का ही खेल है, और आपको यही डेली करना है। जितना भी अगर आपको इसमें नाइट्रोजन आता है उसको कैलकुलेट कीजिए, उसकी गणना कीजिए, गणना करके पता कीजिए कि कितना इसमें मतलब आज नाइट्रोजन हमें ज़्यादा बना है। उस नाइट्रोजन को मतलब काउंटर करने के लिए, मतलब उसके विरुद्ध फिर उसका 10 गुना ये कार्बन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये विधि में क्या होता है, जैसे आप समझिए कि जो मछली खाना खाई, खाना खाने के बाद जो उसका खाना बच गया और जो मलमूत्र त्याग किया, उससे जो नाइट्रोजन प्राप्त हुआ, उससे क्या होता है, इसमें जो अमोनिया बनता है, तो इसमें क्या होता है कि ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा डायरेक्ट ये सारी चीज़ें जो हैं खाने योग्य प्रोटीन में ये बदल जाती है। तो जब तक ये साइकिल चलता रहता है सही तब तक कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का उतार चढ़ाव अगर ज़्यादा होने लगा, तब आपको समस्या होगी। तो अब यहाँ है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे तालाब में हमारे टैंक में आज कितना कार्बन होगा। तो सपोज़ कीजिए कि अगर आपके एक टैंक में 100 किलो मछली है और उसको आपने 2% की दर से अगर आपने खाना दिया, तो मतलब है कि 2 किलो खाना दिया, और अगर 30% प्रोटीन का आपने खाना दिया है, तो
आपको प्रोटीन की मात्रा हो गई लगभग 600 ग्राम, यानी कि उस 2 किलो फीड में कितने प्रोटीन है? 600 ग्राम। अब इस 600 ग्राम में हमें नाइट्रोजन निकालना होगा, तो हमें ये पता है कि प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन होता है। तो अब 600 ग्राम में अगर हम 16% के हिसाब से नाइट्रोजन निकालें तो ये 96 ग्राम के आसपास आता है। अब है कि 96 ग्राम प्रोटीन हमने फीड के माध्यम से उनको दिया मछली को, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 75% नाइट्रोजन जो है वो फीड का वो इस्तेमाल नहीं हो पाता है, बाकी 25% ही मछलियाँ इस्तेमाल कर पाती हैं। तो अब जब आप इसको 75% के दर से निकालेंगे तो ये 96 में 75% आएगा 72 ग्राम, यानी अब आपको 72 ग्राम नाइट्रोजन जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो मछली का भोजन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको आपको सही करने के लिए कम से कम 10 गुना कार्बन की आवश्यकता होगी। तो 72 ग्राम नाइट्रोजन को अगर 10 से गुना करेंगे तो 720 ग्राम कार्बन आएगा। तो एक तो कार्बन की नाइट्रोजन और कार्बन की गणना यहाँ से होती है, और फिर दूसरा क्या है कि जो ये मल मूत्र त्यागते हैं इसके माध्यम से भी पानी में अमोनिया का प्रोटीन का निर्माण होता है। तो वो क्या है कि 1 लीटर में वो 0.2 मिलीग्राम होता है। ऐसे करके वैज्ञानिकों के द्वारा ये बनाया गया है कि 1 लीटर में कितना होना चाहिए। तो अगर उसको हम 1000 लीटर में 1 लीटर में निकालते हैं, नहीं 10,000 लीटर में निकालते हैं, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्चुअली आता है 20 ग्राम के आसपास। तो 20 ग्राम नाइट्रोजन हमें इस तरह से पानी में अलग तरीके से मिला। तो अब इस 20 ग्राम को फिर से सही करने के लिए उसका 10 गुना कार्बन की आवश्यकता होगी, यानी हमें 200 ग्राम 20 गुना 10 200 ग्राम कार्बन की आवश्यकता होगी। तो पहले 720 ग्राम और ये 200 ग्राम, तो अब कुल नाइट्रोजन हो गया 920 ग्राम, कुल कार्बन हो गया 920 ग्राम। तो 920 ग्राम कार्बन के लिए हमें जो मोलासेज चाहिए तो कम से कम 4 गुना मोलासेज चाहिए, यानी 9 चौके 3600, यानी 3.5 से 4 किलो मोलासेज की आवश्यकता आपको पड़ेगी पर डे के हिसाब से। उसको अगर आप ये काउंट करते हैं कि कितना नाइट्रोजन हुआ उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये जो बायोफ्लॉक विधि में जो है मेनली कार्बन नाइट्रोजन के बैलेंस को आपको मेंटेन करना है, और ये चीज़ मेंटेन कर लिया और तो फिर क्या है कि जो भी जितने भी तरह के पानी के गुणवत्ता के पैरामीटर्स होते हैं, मानक होते हैं, उनकी भी देखभाल आपको सही ढंग से करना है। जैसे सबसे पहले इसमें आता है तापमान, तापमान के बाद पीएच, ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रेट, और फिर एल्कलिनिटी है, फिर और टोटल डिजॉल्व सॉलिड है। ये सारे चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे मैं एक सिंपल बता दूं आपको कि तापमान जो है अगर 20 से 35 डिग्री के बीच में रहता है तो बहुत अच्छा है। उसी तरह अगर पीएच को आप देखते हैं तो 7 से 8 के बीच में रहे तो बहुत अच्छा है। ऑक्सीजन है, हमेशा कोशिश करें कि 6 ppm से ऊपर रहना चाहिए। और फिर अमोनिया जो है 0.25 से लेके 0.5 तक भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो 1.5 से 2 ppm तक अमोनिया इस टैंक में रहता है, लेकिन है कि उसको आपको फिर से मेंटेन कर लेना। फिर नाइट्रेट है, ये भी 0.5 ppm के आसपास रहना चाहिए। एल्कलिनिटी है, ये 120 से लेके 200 ppm के आसपास रहना चाहिए। टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, ये 1800 से 2000 ppm के आसपास रहना चाहिए। और फिर सैलिनिटी भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसमें नमक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लगभग 2 ppt तक का इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं। तो अब इसमें है कि आपको रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर इसकी जांच करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे है। तो उसमें क्या है कि पीएच, ऑक्सीजन और टेम्परेचर ये आपको डेली के हिसाब से जांचना चाहिए। बाकी अमोनिया, नाइट्रेट वगैरह ये सब जो है सप्ताह में अगर 2 दिन भी जांचते हैं तो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन चीज़ कितना होना चाहिए। तापमान के लिए आप टेम्परेचर मीटर का इस्तेमाल करते हैं, अगर तापमान कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसको आपको मैनेज करना चाहिए,
क्योंकि एक अच्छा तापमान पे ही अच्छी मछली का उत्पादन हो सकता है। क्योंकि तापमान अगर 20 से नीचे जाने लगेगा तो मछलियाँ खाना भी कम कर देगी या बंद कर देती है। उसी तरह पीएच में होता है, पीएच अगर 7 से 8 के बीच में रहता है तो मछलियाँ की जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, श्वसन है, पाचन है, ये इस तरह का जितना भी है, ये सब कुछ सही ढंग से चलता है। लेकिन अगर पीएच में उतार चढ़ाव आता है तो मछली को समस्या आती है और वहाँ भी दिक्कत होगी, वो स्ट्रेस में रहेगी, बीमार भी पड़ सकती है। उसी तरह है घुलित ऑक्सीजन। तो पीएच नापने के लिए आपको पीएच पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएच लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं और पीएच मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इस बायोफ्लॉक विधि में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और 24 घंटा ऑक्सीजन चलना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। ऑक्सीजन होना कितना चाहिए? 6 ppm से ऊपर होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले आपको टैंक में 2 ब्लोअर का इस्तेमाल करना चाहिए और एक ब्लोअर को 12 घंटे चलाना चाहिए, दूसरे को फिर 12 घंटे। और कभी भी ऑक्सीजन को हमें रोकना नहीं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको क्या करना है, एक समुचित पावर का या तो इन्वर्टर होना चाहिए या नहीं तो फिर आपको जनरेटर की व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभार लाइट चली जाए तो आपको समस्या हो सकती है। और इस तरह से 2 ब्लोअर भी लगाना चाहिए और वो 12-12 घंटा चलाने के लिए और स्टैंड बाय के लिए भी ये काम करता है। इसमें एक सबसे बड़े दिक्कत यही होती है कि कभी कभार तकनीकी गलती के चलते अगर ऑक्सीजन फेलियर हो गया तो आपकी मछलियाँ एकाएक मर जाती है, क्योंकि बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा मछलियाँ को पाला जाता है। इसीलिए आपको ऑक्सीजन का रेट हाई रखना पड़ता है उसमें, जिससे कि हर एक मछलियाँ को ऑक्सीजन बढ़िया से मिल सके। और ऑक्सीजन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अमोनिया। अमोनिया के बारे में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ पानी में पॉल्यूशन के रूप में आता है तो उसका जो विघटन होता है तो पहले अमोनिया के रूप में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर यही अमोनिया जो है अगर NH4 में कन्वर्ट हो जाता है तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर ये NH3 में रहा अनआयोनाइज्ड अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक होता है, मतलब जहरीला होता है। लेकिन कुछ अमोनिया पानी में होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से नाइट्रोजन के लिए नेचुरल सोर्स का, प्राकृतिक सोर्स का काम करता है। हाँ, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि मछली को परेशान करे। तो आपको अमोनिया नापने के लिए भी सारा किट वगैरह सब बाज़ार में उपलब्ध है, उससे भी आप डेली या 2 दिन के हिसाब से अमोनिया का आप रख रखाव ये कर सकते हैं। इसके बाद नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, इन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिर जो एल्कलिनिटी है, सैलिनिटी है, इसके बारे में हमने बताया, इसमें बहुत अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब आप शुरू करेंगे तो फिर आपको शुरू में कुछ दिक्कतें आएंगी और फिर बाद में धीरे धीरे जब आप पूछेंगे, हम लोग भी बताएंगे और भी लोग बताएंगे, तो फिर धीरे धीरे आप उसको सही करने लगते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अब 2-3 चीज़ मोटा मोटी आप समझ लीजिए और उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि ये एक छोटे से जगह में ज़्यादा मछली को एक साथ पाल के कंट्रोल कंडीशन में और आप 4 से 6 महीने में एक फसल ले सकते हैं, जिससे कि हम साल में 2 बार फसल ले सकते हैं। ये वास्तव में कार्बन और नाइट्रोजन का बैलेंस है। जो भी नाइट्रोजन आ रहा है उसको आप कैलकुलेट करके फिर कार्बन जितना चाहिए वो डाल के, और ये करने से जब कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस रहता है तो इससे क्या होता है, जो ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने का मौका अच्छा मिलता है। और ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया डायरेक्टली नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सूक्ष्म प्रोटीन में, जो मछलियों के खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें इस विधि में क्या होता है कि पानी का भी कम इस्तेमाल होता है, कम पानी में अच्छा काम चल जाता है, पानी का एक्सचेंज भी कम करते हैं, पॉल्यूशन का कंट्रोल भी होता है, मतलब प्रदूषण को भी कंट्रोल करते हैं और पानी का एक्सचेंज भी कम इसमें रखते हैं। और साथ में जो खाना हमें तालाब में जितना % देना पड़ता है उससे बहुत कम % इसमें देना पड़ता है, जनरली 2% की दर से, और कभी कभी तो 1% की दर से अगर बायोफ्लॉक मेंटेन रहा तो उस हिसाब से भी आप उसको कर सकते हैं।
तो ये जो मेन चीज़ है यही है, छोटे से जगह में करना है इसको आपको। उम्मीद है कि आज हमने आपको कुछ जानकारी दी है जो आपको बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करने में कुछ सहूलियत भी देगा। हो सकता हो कुछ चीज़ छूट भी गए हों, तो आप डायरेक्टली हम लोग से फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9473191578। अगर हिंदी में बोले तो 9473191578। इस नंबर पे भी आप संपर्क करके कभी भी इसके संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह से जो सरकार का जो स्कीम है उसमें भी आपको हेल्प करने के लिए दिया गया है। 8.5 लाख रुपये का 5 टाइम का स्कीम है, और जिसमें कि आप सरकार की तरफ से 50 से लेके 75% सब्सिडी का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसका भी लाभ आप बिहार सरकार के मत्स्य विभाग के वेबसाइट पे जाते हुए जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। अभी भी ये स्कीम चलाई जा रही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। तो उम्मीद है कि आज एक छोटी सी जानकारी हमने देने की कोशिश की है किसान भाइयों, आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।